जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आप सबको भी मेरा प्रणाम। साष्टांग प्रणाम गुरु जी को कि गुरु जी ने हम सबको अपनी शरण में बुलाया। थैंक यू ऑल्सो गुरु जी कि आपने ही मौका दिया है आपकी शरण में आने का और आपसे जुड़े सत्संग सुनाने का। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इट्स माय प्लेजर टू शेयर गुरु जी सत्संग टुडे। और मैं अपने और अपने फैमिली की जर्नी गुरु जी के साथ, जो कि गुरु जी ने इनिशिएट की और गुरु जी की ग्रेस से आज तक बनी हुई है, वो शेयर करूंगी गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी कोई भूल चूक हो जाए मुझसे तो मुझे माफ करना। लेकिन गुरु जी कहते थे कि आपकी जो जर्नी है गुरु जी के साथ, वो आपके फिजिकली गुरु जी से मिलने से पहले कहीं सैकड़ों जन्मों से पहले से जुड़ी हुई है और कहीं सैकड़ों जन्मों आगे तक जुड़ी रहेगी। लेकिन इस जन्म में गुरु जी की आज्ञा से मैं और मेरी फैमिली गुरु जी के सत्संग में एम्पायर स्टेट में पहली बार गए इन द ईयर 2001 में। वो पहला गुरु जी का जो दर्शन था, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी तब, वो बहुत ही अलग था, जैसा हमने कभी कहीं नहीं देखा था, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी होली प्लेस ऑफ वर्शिप में। इतना डिवाइन एटमॉस्फेयर था, टोटल साइलेंस, एकदम शांति और अपनी गद्दी पे विराजमान गुरु जी। आई एम श्योर कि वहां पे बहुत सारी और संगत भी जमा होंगी उस दिन, लेकिन जब वो दिन याद आता है तो सिर्फ गुरु जी की प्रेजेंस याद है। हम गए और बैठे, गुरु जी ने आज्ञा दी तो हम वहां बैठ गए, चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया। हमें जो गुरु जी के पास अंकल लेके आए थे, गॉड ब्लेस हिम, गुरु जी ऑलवेज कीप हिम इन हिज शरण, उन अंकल ने हमें पहले ही समझा दिया था कि आपने गुरु जी से कुछ बोलना नहीं है। लेकिन ये चीज सुननी उनसे और एक्सपीरियंस करनी हमारे लिए थोड़ी डिफरेंट थी, बिकॉज जब हम गए हमें लगा कि अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं तो हमारी प्रॉब्लम कैसे समझेंगे गुरु जी, बिकॉज हम सब गुरु जी की अलग अलग क्लासेस में होते हैं। और तब मेरी समझ इतनी थी कि, और ये बात सही है कि आप जब भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एज ह्यूमन, अक्सर हमारा एक मकसद उसके पीछे होता है, हम थोड़ी सेल्फिश होते हैं। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है या कोई दिक्कत आती है और वो चीज अगर ह्यूमनली हमसे सारे उपाय लगाने के बाद सॉल्व नहीं होती, हमें लगता है कि अब हमें एक डिवाइन सहारे की जरूरत है, ये चीज ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ये अब एक कोई डिवाइन पर्सनालिटी ही, भगवान ही ठीक करेंगे। तो ऐसा मेरी फैमिली की कुछ सिचुएशन थी उस समय जब हम गए। तो हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि अगर हम बताएंगे कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो गुरु जी उसे सॉल्व कैसे करेंगे। एनी हाउ जो संगत अंकल हमें लेके गए थे, उन्होंने कहा था कि चुप रहना, तो हम चुप रहे। बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस था। और जब हम उठ के जाने लगे तो गुरु जी ने बड़े प्यार से मेरी मदर से बात की और कहा कि कल से आ जाएंगे। तो जैसे गुरु जी, क्योंकि गुरु जी हमारे सामने विराजमान थे, हमें नहीं समझ में आया था पहली गुरु जी के दर्शन में कि गुरु जी साक्षात भगवान हमारे सामने बैठे हैं। वो जैसे हमें फिजिकली सामने अपीयर हो रहे थे, उसी तरह से हमने भी उनको, उनकी प्रेजेंस को फील किया। और जब उन्होंने एक बात कही मेरी मदर से कि कल फिर आ जाएं, तो मेरी मदर ने भी एकदम ही स्पॉन्टेनियसली उस बात का जवाब दिया कि गुरु जी कल तो हम नहीं आ सकते, कल तो हमें वैष्णो देवी जाना है। जैसे मेरी मदर ने ये बात बोली तो गुरु जी ने उनको फिर पलट के कहा कि तो फिर यहां क्या लेने आई है, वहां ही जा। अब हम बड़े हैरान
गुरुजी से हमें ये भी पता था कि ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने थे, बोलना ही मना था, तो उसके अलावा हमने कुछ कहा नहीं। कंफ्यूज होके हम अपने घर वापस आ गए। पूरी रात ये बात सोचते रहे, और जो बात अब समझ में आती है, जो गुरुजी ने समझाई है कि एक जगह पे अपनी श्रद्धा लगाइए, एक जगह भक्ति कीजिए। वो गुरुजी हो, साईं बाबा हो, वैष्णो देवी हो, ऑल आर वन डिवाइन लाइट। जैसे कि हम अपने गुरुजी को वन डिवाइन लाइट मानते हैं, ऑल आर वन डिवाइन लाइट। शायद गुरुजी ने यही बात हमें समझानी थी एज आवर फर्स्ट लेसन उनके दरबार में, जो पहली सीख थी। पूरी रात उस समय हम सोचते रहे, कहीं से गुरुजी ने ज्ञान दिया होगा, लेकिन अगले दिन हम पलट के वापस गुरुजी के दरबार आ गए। फिर उसके बाद कहीं नहीं गए, फिर बस गुरुजी के दरबार ही आते रहे। तो गुरुजी ने पहली ही मुलाकात में एक बात समझाई, एक क्रूशियल लेसन सिखाया कि सब साधे कोई न सधे, एक साधे सब सधे। सो देयर ही इज वन डिवाइन लाइट। आप उनसे कनेक्ट होके सारी डिविनिटी से कनेक्ट हो जाते हैं। एक जगह अपनी भक्ति लगाइए। ऐसी सीख मुझे लगता है कि हमें भी। ये थी हमारी पहली विजिट। उसके बाद हम ओवरसीज रहते थे एज अ फैमिली। मेरी फैमिली कुवैत में रहती थी, तो हम लोग ऑफन आते जाते रहते थे दिल्ली, और गुरुजी जब जब मौका देते थे तो हम लोग गुरुजी के दर्शन करने जाते थे। और मैं इस समय कॉलेज में दिल्ली में ही पढ़ती थी, पास में, तो मैं अपनी फैमिली के साथ आया जाया करती थी। लेकिन मेरे बारे में एक बात थी कि मैं साईं बाबा को मानती थी, शिरडी साईं बाबा को। तो मैं जब भी गुरुजी के दरबार जाती अपनी फैमिली के साथ, गुरुजी हमेशा मेरी फैमिली को ग्रीट करते, आ गए कुवैत वालों, तेल कड्डो, ऐसे बोलते थे मजाक में। गुरुजी वुड ऑफन जोक, बट वो मुझे कहते थे कि आ गई साईं बाबे वाली, आ गई साईं बाबे वाले आ गई। तो हम तो चुप ही रहते थे। हम उस समय बहुत छोटे भी थे, कुछ समझ में भी नहीं आता था। गुरुजी की बात का कभी कोई जवाब भी नहीं देते थे, तो साइलेंट रहते थे। बट मेरी एक आदत हो गई थी कि मेरी फैमिली सारी गुरुजी के दरबार, जैसे दरवाजे खुलते थे शाम को पहुंच जाते थे, लेकिन मैं पहले मंदिर जाती थी शिरडी साईं बाबा के, और फिर शाम को लेट रात को छतरपुर से एम्पायर स्टेट सुल्तानपुर में जाती थी अराउंड रात को 10 बजे। कभी ऑटो में, कभी कभार बस में, कभी जैसे कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, कभी ऑटो में बैठ गए कैसे भी, या कभी किसी फ्रेंड ने ड्रॉप कर दिया। बहुत ही लापरवाह तरीके से गुरुजी के वहां जाते थे 10 बजे। उस समय यूजुअली लंगर भी खत्म हो जाता था, एंड यूजुअली गुरुजी कुछ नहीं कहते थे। इतने हमारे गुरुजी काइंड, मैग्निफिसेंट, मैग्नानिमस हैं। वो हमेशा ही आपको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। गुरुजी के दरबार में हर एक के लिए जगह है, और नौटी बच्चों के लिए भी जगह है ही। तो गुरुजी कभी कुछ कहते नहीं थे। हम चाहे कितनी लेट क्यों ना जाते थे, गुरुजी प्यार से लंगर खिलाते थे, और फैमिली के साथ हम आज्ञा लेके वापस जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब मैं रात को 10 बजे गुरुजी के दरबार में पहुंची हूँ, तो वहां पे आज्ञा लेने की लाइन लगी हुई थी, और आज्ञा लेने की लाइन में काफी आगे तक, मतलब पीछे तक आ चुकी थी, तो मैं उसमें एकदम पीछे लगी हुई थी। पहली बार सुना कि गुरुजी जोर जोर से कुछ बोल रहे हैं। तब तक तो हमेशा साइलेंस का एटमोस्फेयर रहता था, और गुरुजी जब किसी संगत से बात भी करते थे तो हमें पीछे तक आवाज नहीं आती थी। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी जोर जोर से कोई बात बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि सारी संगत आसपास अगल बगल जो बैठी हैं, और मेरे से आगे जो लाइन में क्यू में लगी हैं, वो सब मुड़ के मुझे देखना शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि, और क्योंकि हम पंजाबी नहीं बोलते थे एज अ फैमिली, तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं पंजाबी में। इट वाज वेरी क्लियर। ये तो समझ में आ रहा था कि गुरुजी जिरकी लगा रहे हैं, गुरुजी गुस्सा है किसी बात से, या किसी बात से नाराज हैं। और मैं फिर और घबरा गई, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ सबके देखने पे कि शायद गुरुजी मुझे से नाराज हैं। और मैं जोर जोर से रोना शुरू हो गई, और मैं वहां से भाग गई बाहर। और मैं बाहर जाके खूब रोई, और पीछे से मेरी मदर आई भागती भागती, और एक संगत के अंकल भी आए, गॉड ब्लेस हिम। तो मेरी मदर आई और कहने लगी, आप कहाँ हो बेटा, शाम से गुरुजी आपका बार बार पूछ रहे हैं, आप मोबाइल भी नहीं उठा रहे हो। गुरुजी मुझे कितनी बार पूछ चुके हैं आपका। मैंने कहा, आप तो जानते ही हो कि मैं जाती हूँ साईं बाबा के मंदिर, और इसके मैं लेट हो गई। तो मेरी मदर ने कहा कि नहीं, पता नहीं क्या बात है, आज गुरुजी शाम से ही तेरा पूछ रहे हैं, पता नहीं आप कहाँ हो, क्यों नहीं आए। तो फिर मैंने एक बात कही, और अंकल भी, एक संगत के जो अंकल थे मुझे समझा रहे थे। मैंने कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगी फिर से आज्ञा लेने, बिकॉज मुझे बहुत डर लग रहा है, गुरुजी फिर से डांट लगाएंगे। बट आज्ञा लेके मिलने का टाइम था, और घर तो जाना ही था।
तो दोनों अंकल ने और मेरी मदर ने समझाया कि नहीं, गुरुजी हमारे बड़े हैं और उनसे आज्ञा तो जरूर लेनी है। तो प्यार से, थोड़ा डांट से दोनों मुझे समझा रहे थे, किसी तरीके से उन्होंने मुझे समझा लिया। मैं बहुत डरते डरते वापस अंदर गई गुरुजी के दर्शन करने, और मुझे लगा ओ माय गॉड, मैं मतलब अंदर से रोने के लिए तैयार थी। मुझे लगा फिर से डांट पड़ेगी, बट लेकिन जैसे ही मैं गुरुजी के सामने गई और आज्ञा लेने का टाइम आया, मैं झुकी नीचे गुरुजी के पैर पड़ने के लिए। गुरुजी ने इतनी बड़ी स्माइल दी, जैसे कि वो एकदम रेडिएंट, उनका पूरा फेस जैसे चमक रहा था, एक डिवाइन लाइट थी, जैसे एकदम स्माइल उनकी ईयर टू ईयर जैसे कहते हैं, इतनी बड़ी स्माइल लेके गुरुजी ने अपना हाथ आगे किया, मुझसे हाथ मिलाया और स्माइल करते हुए कहते हैं जा ऐश कर, जैसे कि वो मुझसे बहुत ही खुश हो किसी बात से। मतलब जो पहले का डांट वाला गुरुजी का रूप था और जो अभी का गुरुजी का रूप था, वो एकदम इतने अलग थे, मेरी समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। और गुरुजी के से आज्ञा लेके, ब्लेसिंग्स लेके मैं वापस आ गई। लेकिन लुकिंग बैक मुझे एक बात समझ में आई है जो गुरुजी कर रहे थे, कि वो डांट मुझे नहीं रहे थे, वो झिड़की जो पड़ रही थी वो किसी कष्ट को काट रही थी, मुझ पे आए शायद किसी बला को डाल रही थी। क्योंकि आप तो दिल्ली की हालत जानते ही हैं। A 20-year-old girl traveling around in buses, auto rickshaws and cars, भी आज तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ये बात, रात के 10 बजे तो क्या, शाम के भी समय। लेकिन उन दिनों भी ये कोई सेफ बात नहीं थी, अनसेफ ही थी। और गुरुजी ने मुझ पे आए किसी कष्ट को उस दिन टाला है। मैं इस बात का धन्यवाद गुरुजी से आज तक करती हूँ, क्योंकि हमें समझ में भी नहीं आ रहा होता कि हम क्या गलतियां, क्या रिस्क ले रहे होते हैं लाइफ में। लेकिन आपको प्रोटेक्ट करने वाले, आपको उस समय भी संभालने वाले, जो आपको पता भी नहीं है कि आप रिस्क में हैं, वो सिर्फ गुरुजी हैं। ओनली रब ही ये काम कर सकते हैं। एक जगह पे बैठ के हर जगह पे होना, ये किसकी निशानी है? एक जगह पे बैठ के अपनी संगत की दुनिया की किसी भी कोने में प्रोटेक्शन करना, ये सिर्फ भगवान की क्वालिटी है, जो कि हमारे गुरुजी हैं। तो ऐसे ही केयर फ्री और मौजे करते करते, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं कॉलेज में थी, मेरे पेरेंट्स बहुत सीरियसली जाके गुरुजी के वहां ध्यान लगाते थे। मैं एकदम नॉन सीरियस थी, नॉटी बच्चे जिसे आप कहते हैं। और जैसे गुरुजी के पास भी बैठते थे हम, एकदम उनकी गद्दी से लग के, लेकिन ध्यान इधर उधर ही होता था, इधर उधर ही होता था। और ऐसे गुरुजी ने कई बारी डायरेक्टली बात करके एक बात समझाई कि वो आप जो सोच रहे हो ना, आपके जो थॉट्स में है, चाहे आप कोई बहुत अच्छी बात सोच रहे हैं या कोई बहुत डीप बात सोच रहे हैं या कोई नेगेटिव बात सोच रहे हैं, लेकिन गुरुजी को कई बारी गुरुजी ने ये रियलाइज किया, कराया मुझे डायरेक्टली, कि गुरुजी कैन रीड माय थॉट्स। उनको पता है कि बगैर बोले आपके मन में क्या चल रहा है। और ये अभी की बात, तभी की बात नहीं है, आज तक की भी बात है। गुरुजी समाधि भी ले चुके हैं, बट ही नोज व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। तो ये बात है कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज गुरुजी आपकी एग्जैक्टली वो बात समझते हैं जो आप किसी को, आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपनी बात गुरुजी से कहिए, अपनी सारी थॉट्स गुरुजी की तरफ डाइवर्ट कीजिए। कोई प्रॉब्लम है, गुरुजी कहते थे कि अपनी हाईएस्ट से हाईएस्ट प्योरेस्ट थॉट्स से लेके सबसे नेगेटिव थॉट्स, सब कुछ शेयर विद मी लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। और यही डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी के साथ, कि आप सब कुछ गुरुजी के साथ शेयर कीजिए। गुरुजी आपको डायरेक्टली कनेक्ट भी होते हैं और आपको डायरेक्टली गाइड भी करते हैं। अब शुरू हुआ टाइम ऑफ माय हीलिंग। जब हम गुरुजी के पास जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर क्या क्या ऐब है, हमारी कितनी हीलिंग होनी है। हम शायद मन में कोई बात सोच के जाते हैं कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए, या मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। हर किसी की जर्नी कहीं से शुरू होती है गुरुजी के साथ, लेकिन गुरुजी को आपका सब कुछ एक्सरे विजन की तरह, उनको आपका अगला पिछला सब कुछ पता होता है, और वो सब कुछ आपके लिए पहले क्योर कर रहे होते हैं। तो हम कोई चीज अगर सोचते हैं, मांगते हैं गुरुजी से, द रीजन दैट इज नॉट राइट इज क्योंकि आप तो मांग लेंगे, और गुरुजी इतने अमेजिंग है, इतने दान करते हैं गुरुजी, इतने दयालु हैं कि इतने प्यार करते हैं अपनी संगत से। आपकी मांगी हुई चीज तो आपको मिल जाती है, लेकिन हमें नहीं पता कि असल चीज क्या है जो गुरुजी हमें देना चाहते हैं। तो ऐसी एक बात हुई कि मेरी राइट आई में बार बार एक ऑपरेशन होता था। मेरा 3 बार ऑपरेशन हो चुका था और बार बार वो प्रॉब्लम वापस आती थी, और फिर से मेरी आंख बेसिकली स्वेल अप हो जाती थी।
सूजन आ जाती थी और एक आंख बंद हो जाती थी, तो उसको वापस खोलने के लिए एक तरीके से ओपन आई सर्जरी करनी पड़ती थी। तीसरी सर्जरी तक मैं खुद भी बहुत परेशान हो गई थी और इस बारी तीसरी सर्जरी में डॉक्टर ने खुद ही हमसे कह दिया, एक नया डॉक्टर के पास हम दिल्ली में गए थे और उन्होंने कहा कि ये सर्जरी सॉरी खराब हो गई, कल आ जाइएगा ठीक कराने। तो जो प्रॉब्लम आंख की थी वो और भी खराब हो गई और उस दिन उन्होंने हमको मतलब मेरी और मेरी मदर को डॉक्टर ने हॉस्पिटल से रिलीज किया, लेकिन मेरी एक आंख पे पट्टी बंधी हुई थी पायरेट्स की तरह। तो ये पट्टी बांध के शाम का समय था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हमें सारे दिनों को परमिशन थी गुरुजी की दरबार जाने की, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते नहीं थे। तो जब आते थे तो गुरुजी चारों दिनों दर्शन करने की आज्ञा देते थे। तो उस दिन एक संगत डे था, गुरुजी का डे था, तो हम लोग सीधा हॉस्पिटल से पट्टी बंधवा के गुरुजी के पास पहुंचे। अब क्योंकि हॉस्पिटल से आ रहे थे तो लेट हो गया था और गुरुजी के वहां 9 बजे लंगर लग जाता था। तो ऐसे लंगर लगने ही को था, हम आके बैठे तो संगत में जैसे अगर आप देखते हैं किसी को पट्टी इतनी बड़ी लगा के आंख पे आ रहे, तो ये चीज बहुत विजिबल होती है। तो जैसे ही लंगर खुला और गुरुजी ने आज्ञा दी, हम बैठे लंगर खाने के लिए। तो जो आस पास संगत बैठे थे उन्होंने पूछा मेरी मदर से कि ओ नो, ये आपकी बेटी को क्या हो गया। तो उसी समय गुरुजी के पैर दबा रही सेवा करती एक आंटी पास में बैठी थी जो बातें हमारी सुन रही थी। तो मेरी मदर ने संगत आंटी को कहा कि देखिए ना, इन्होंने फलाने फलाने हॉस्पिटल में मेरी बेटी की आंख की सर्जरी खराब कर दी है, अब तो गुरुजी इसको ठीक करेंगे। तो जो आंटी दूसरी आंटी गुरुजी की सेवा करी थी उन्होंने ये बात सुनी और उन्होंने कहा, ये देखिए गुरुजी ये आ जाते हैं सर्जरी कराने से पहले तो उन्होंने आपसे पूछा नहीं, लेकिन अब आपको देखो ना ठीक करने के लिए कह रहे हैं जब सब बिगड़ गया है। लेकिन संगत कभी मजाक में या किसी भी वजह से कोई भी बात कह सकते हैं, लेकिन गुरुजी कभी किसी को जज नहीं करते थे और गुरुजी के दरबार में कोई भी सही या गलत स्टेप्स नहीं होते थे। आपको बस गुरुजी को प्यार से अप्रोच करना था और है, और गुरुजी आपके लिए सब कुछ, सारी आपके जो इश्यूज हैं, सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप बने, बिना कहे बिना मांगे सॉल्व करते हैं। तो आंटी ने तो मजाक में ये बात कह दी, लेकिन गुरुजी ने बड़े प्यार से मेरी मदर को कहा कि जाओ एक कलश लेके आओ। तो हम अगले दिन एक कलश लेके गए। मैं आपको शॉर्ट में ये सारे सत्संग सुना रही हूँ। शॉर्ट में ये है कि गुरुजी ने कहा कलश लेके आइए, तो हम जल्दबाजी में जो कलश मिला ले आए। जैसे ही गुरुजी ने देखा उन्होंने कहा कि ये कलश नहीं हो सकता, और आंटी ने हमको समझाया कि कलश एकदम शाइनिंग होना चाहिए। तो आज भी कोशिश होनी चाहिए या रहती है कलश की शाइनिंग रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉपर के कलश होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन उनको साफ करना और शाइनिंग क्लीन रखना ये गुरुजी की आज्ञा थी और इस आज्ञा एक हुक्म था और इस हुक्म का पालन करना चाहिए। तो ये गुरुजी ने डायरेक्टली समझाया अपने वर्ड से कि कलश एकदम शाइनिंग होना चाहिए। फिर अगले दिन हम एकदम साफ शाइनिंग कलश लेके आए। संगत जी, गुरुजी ने कलश ब्लेस करके दिया। उस कलश से मैं आज तक आधे का पानी पी रही हूँ जैसे कि गुरुजी ने हुक्म दिया था, और आधे से नहा रही हूँ। और उस कलश के पानी को पीते पीते आज कितने साल हो गए हैं, और मैं कभी उस सर्जरी को ठीक कराने नहीं गई वापस। जो मेरी आंख पे पट्टी बंधी थी, कलश के पानी पीते पीते पहले आंख की सूजन कम हुई, फिर उसके बाद पट्टी उतरी, और उसके बाद वो दिन आज का दिन है, ऑलमोस्ट 15-20 साल हो गए हैं, कभी मेरी आंख में वो प्रॉब्लम फिर से नहीं आई। बस गुरुजी का जो कलश है वही एक उपाय है जो मैं आज तक कर रही हूँ। सो टू से कि ये गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, चाहे वो डायरेक्ट किसी और हुक्म में, किसी और उपाय में रूप लेती हैं या कलश का रूप लेती हैं, लेकिन ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है। जो चीज मेडिकल साइंस नहीं कर सकती आपके लिए, वो चीज गुरुजी की ब्लेसिंग्स करती हैं, कभी कलश के फॉर्म में या कोई और बताए हुए फॉर्म में। और इसके कई सैकड़ों एग्जाम्पल संगत में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कलश के होते हुए मुझे अपनी आंख की खराब हुई सर्जरी को कभी ठीक नहीं कराना पड़ा। आज हम वीडियो पे नहीं है, लेकिन मेरी आंखें दोनों बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। जय गुरुजी, आपका प्रणाम गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी मोस्टली जब हम एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन करने जाते थे उन दिनों, तो एम्पायर स्टेट में ही हमारे दर्शन होते थे। जो फंक्शन डेज होते थे बड़े वाले, न्यू ईयर पे हो गए एक्सेट्रा, गुरु पूर्णिमा पे, वो बड़े मंदिर में मनाए जाते थे। तो ऐसे करते करते हम, हमारे लिए मंदिर जैसे हम जहाँ माथा टेकने गुरुजी बुलाते थे उस समय एम्पायर स्टेट जाते थे। तो एक बारी क्या हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग इंडिया से बाहर रहते थे, तो मेरा एक इंटरव्यू कॉल आया इंडिया, लेकिन वो इंटरव्यू कॉल लंदन की एक यूनिवर्सिटी के लिए था जहां मुझे मास्टर्स पढ़ने जाना था।
तो मुझे लगा, और उन दिनों एक लो कॉस्ट एयरलाइन चलती थी, आप सुबह जाके शाम को वापस आ सकते थे। तो मेरे को लगा कि मैं सुबह जाऊंगी और शाम को वापस आ जाऊंगी। फैमिली में भी किसी को इन्फॉर्म नहीं करूंगी, क्योंकि एक दिन में दिल्ली में बहुत सारी जगहों पे जाना मिलना वगैरह थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने अपने एक कजन ब्रदर को इन्फॉर्म किया कि मुझे एयरपोर्ट से ले लेना, इंटरव्यू पे ड्रॉप कर देना, फिर वापस एयरपोर्ट ड्रॉप कर देना। तो ऐसे मैं एक दिन के लिए सिर्फ इंडिया आई, दिल्ली आई, और गुरुजी की पुल एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पुल थी कि डिस्पाइट बीइंग यंग एंड नॉट सो कनेक्टेड एट दैट टाइम, जो कि मैं सोचती थी कि शायद मेरे पेरेंट्स ज्यादा कनेक्टेड होंगे उस समय, लेकिन जब हम एम्पायर स्टेट क्रॉस कर रहे थे एयरपोर्ट के रास्ते में, तो एक अंदर से जैसे एक हार्ट की आपकी कॉल होती है कि आप शायद गुरुजी को रियलाइज करें ना करें, आप शायद गुरुजी को वर्चुअली या एक्चुअली सरेंडर करें ना करें, लेकिन अंदर से आपका एक इमोशनल कनेक्शन होता है गुरुजी के साथ। और एक मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझे गुरुजी के से दर्शन किए बिना गुरुजी के मुझे वापस नहीं जाना चाहिए। तो मैंने अपने कजन से कहा, और ऐसे ही कहा कि प्लीज गुरुजी के वहां चलते हैं माथा टेक के, वरना वैसे ही घर पे बहुत डांट पड़ेगी। ऐसे करके मैंने उसको जस्टिफिकेशन दी। बट द पुल वॉज इमोशनल, विदाउट इवन नोइंग कि क्यों मैं ऐसा करना चाहती हूँ। गुरुजी के मंदिर आया और हम गुरुजी के मंदिर में दोनों जाके गुरुजी के दर्शन करने बैठ गए। तो हम जाके पीछे बैठ गए, क्योंकि गुरुजी तो हमेशा जब भी हम लोग दर्शन करते थे गुरुजी की फैमिली के साथ, तो मेरे मदर या फादर से ही बात होती थी, तो हमें तो कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। हम तो माथा टेक के और गुरुजी के दर्शन करके एयरपोर्ट को निकलने को थे। तो जैसे ही हम जाके बैठे तो गुरुजी ने इशारे से हमें बुलाया। तो मेरा कजन तो उठा नहीं, और मुझे भी पहले लगा कि मुझे तो नहीं बुला रहे होंगे गुरुजी, बिकॉज आई मीन एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर दूसरी बात ये आई कि नहीं, एक्चुअली गुरुजी वाकई मुझे ही बुला रहे हैं। फिर मुझे लगा कि मैं गुरुजी की बात कैसे समझूंगी, क्योंकि गुरुजी तो पंजाबी बोलते हैं और मुझे तो पंजाबी आती ही नहीं। तो एक ये बात ये भी थी। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मैं आगे गई गुरुजी के पास और सुनने लगी कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। उसके बाद संगत जी समथिंग अमेजिंग हैपेंड, जो मुझे समझ ही नहीं आया। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था, गुरुजी से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। गुरुजी को एक्चुअली सब कुछ पता होता है टेलीपैथिकली कि आपके साथ, आपके अंदर और आपके साथ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो गुरुजी ने पंजाबी में बोला, लेकिन मैं आपको हिंदी में सुनाऊंगी कि अच्छा तो तू कैसे आई। तो मैंने अपना मुंह खोला ये बताने के लिए कि मैं बताऊंगी कुछ के इंटरव्यू में ऐसे कुछ। मैंने अपना मुंह खोला ही था, मैंने कुछ बोला नहीं, मेरे मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। उतने में ही गुरुजी ने खुद ही जवाब दे दिया, और गुरुजी कहते हैं अच्छा 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 इंटरव्यू देने आई है, अच्छा। फिर गुरुजी ने एक सेकंड सोचा, फिर गुरुजी कहते हैं हाँ वहां तो तेरी एडमिशन पक्की है। तो फिर से मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, ऐसे कुछ मैंने बोला। फिर गुरुजी कहते हैं कि हाँ फाइनेंस अच्छी लाइन है। मुझे लगा कि फिर मैं कंफ्यूज हो गई, बिकॉज मैंने फाइनेंस में अप्लाई नहीं किया था एक्चुअली मास्टर्स के लिए। तो मुझे लगा कि फिर मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना होगा। तो गुरुजी ने फिर से रिपीट किया, हाँ ठीक है फाइनेंस अच्छी लाइन रहेगी। और फिर जैसे गुरुजी ने आगे दे दी तो मैं जाके पीछे बैठ गई। मुझे समझ ही नहीं आया, मेरे को लगा कि मैंने एक डिफरेंट लाइन में स्ट्रैटेजी में और एचआर में अप्लाई किया है, तो ये कैसे हो गया। लेकिन देखिए संगत जी, गुरुजी की बात पत्थर की लकीर होती है। उसके बाद मैं वापस चली गई अपनी होम कंट्री, इंडिया मैंने छोड़ दिया। कई महीने बीत गए, उस यूनिवर्सिटी की एडमिशन डेडलाइन आके चली गई, मेरा एडमिशन हुआ नहीं। मैंने उनसे कांटेक्ट किया और कहा कि आप मेरा एडमिशन, क्या हुआ मेरे एडमिशन का। तो उन्होंने कहा एक्चुअली हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप वेट लिस्ट पे हैं। क्योंकि आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट कैंडिडेट्स जो उन्होंने अप्लाई किया था, तो उनका ये मानना था और फीडबैक था कि आप रुक के भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको अभी अप्लाई करने की क्या जरूरत है। तो मैं रुक के बैठ गई, मुझे लगा पता नहीं यहाँ होगा कि नहीं होगा एडमिशन। लेकिन गुरुजी की बात थी पत्थर की लकीर कि यहाँ तो तेरी एडमिशन पक्की है, तो वो चीज होके रही। और एडमिशन के बाद जो वेट लिस्ट की डेडलाइन थी वो भी आके चली गई, लेकिन फाइनली उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि यू आर एडमिटेड टू दिस यूनिवर्सिटी। तो ये है गुरुजी की बात के बगैर आपके कहे वो सब जानते हैं कि आप किन कोशिशों में हो और आप क्या करना चाहते हैं। और एक अमेजिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि उस समय मुझे खुद नहीं पता था कि मैं फाइनेंस पढ़ूंगी या फाइनेंस लाइन में जाऊंगी, क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी और एचआर की एप्लीकेशन दी थी। लेकिन अगेन गुरुजी की बात पत्थर की लकीर, जो गुरुजी ने कहा था बिल्कुल वैसे हुआ। मैं आपको 15 साल आगे की बात बता रही हूँ कि मेरा पूरा प्रोफाइल और सारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फाइनेंस में हुआ है गुरुजी की ग्रेस से। सो जो चीज आपकी प्रोफेशनल करियर डेवलपमेंट में आगे होने वाली थी, ये भी गुरुजी को उस समय पता था, जब हम सिर्फ स्टूडेंट्स थे या स्टूडेंट्स बनने की एडमिशन ले रहे थे। सो ये कौन कर सकते हैं, सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। उनकी एक अमेजिंग
डिविनिटी जो है उनको सब कुछ आपका अगला पिछला पता है, वो आपको हर चीज के लिए ब्लेस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें असल चीज मांगनी होती है, जॉब, एडमिशन, ये वो एक्सेट्रा कभी नहीं मांगनी होती गुरुजी से, बिकॉज ये सब तो आनी जानी चीजें हैं, अगर होनी होंगी और गुरुजी को लगेगा आपके लिए सही है तो वैसे ही दिलवा देंगे। असल चीज होती है गुरुजी के साथ कनेक्शन मांगना, उनके साथ उनका नाम मांगना, उनसे जुड़े रहने की इच्छा, एक इमोशन होना, वही सबसे असल चीज है। और एक यही चीज काम आती है और कोई चीज लाइफ में काम नहीं आती। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि थोड़ा समय थोड़ा आधा ही रास्ता रह गया है, तो अब मैं बाकी के सत्संग शॉर्ट में स्पीड अप करके सुनाने की कोशिश करूंगी। मेरा एडमिशन हो गया और मैं लंदन चली गई। जब मैं लंदन चली गई तो उसके बाद जो पहली छुट्टियां थी उनमें मैं 2006 जनवरी में वापस दिल्ली आई, और जब वापस दर्शन करके हॉलिडे मना के स्टडीज के लिए वापस जाने का प्रोग्राम आया, तो पहले गुरुजी ने एडमिशन तो करा ही दिया था। इस बारी जब आज्ञा ली गुरुजी से, तो चली रात का लेट समय था और चंद संगत रह गई थी, और गुरुजी जैसे अपने रूम से गद्दी तक आ रहे थे, तो बीच में जब हम सारी संगत उनके पैर पांव पड़ रहे थे और आज्ञा ले रहे थे, तो जब मेरा नंबर आया तो मेरी मदर मुझे ना पीछे से कह रही थी कि बता देना गुरुजी को कि आज तुम जा रहे हो वापस, यू आर गोइंग बैक टू लंदन, तुम्हारी फ्लाइट है। तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी को तो पता ही होगा, बताने की क्या जरूरत है, बट फिर आप मदर से आगे। तो मैंने गुरुजी को धीरे से हेजिटेटिंगली, थोड़ा डरते डराते बोल दिया कि गुरुजी आज मेरी लंदन की फ्लाइट है, ऐसे एकदम धीरे। तो मैं इस समय गुरुजी के झुकी हुई थी गुरुजी के आगे, तो गुरुजी ने लाउडली बोला कि अच्छा तो फिर जा मुंडा फंसा। तो सारी संगत हंसी और मुझे लगा कि मैंने शायद ध्यान से सुना नहीं है, बिकॉज मुझे लगा कि ये नहीं हो सकता कि गुरुजी ने ऐसा कुछ बोला होगा, क्योंकि हमारी अपनी एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है। तो फिर गुरुजी ने, उनको तो पता ही था कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, तो मैंने माइंड में सोचा कि शायद गुरुजी ने ऐसा नहीं बोला। तो डाउट क्लियर करने के लिए गुरुजी ने फिर से लाउडली ये बात बोली कि जा मुंडा फंसा। बट गुरुजी, तो मैं कंफ्यूज होके फ्लाइट चढ़ के लंदन आ तो गई दिल्ली से, बट मेरी समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने क्या बोला, बिकॉज ऐसी कोई बात भी नहीं थी। ऐसा वाकई देयर वाज नो, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि देयर वाज अ बॉय और अ फ्रेंड या कुछ भी। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने ऐसी बात क्यों बोली मेरे लिए, बट गुरुजी को तो सब पता ही होता है। विद इन 1 मंथ मेरे जो फ्यूचर हस्बैंड हैं वो अपीयर हुए, वो मेरे सीनियर थे उसी कॉलेज में जहां मैं पढ़ रही थी। और जैसे ही वो आए तो मैंने अपनी मदर से कहा कि माँ आप गुरुजी से पूछो ऐसे ऐसे है। तो आप देखिए लंदन में मैं पहली बार अपने टू बी हस्बैंड से मिली भी नहीं थी, जस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज स्टूडेंट। और मैंने अपनी मदर से पूछा, उन्होंने गुरुजी को अप्रोच किया, और जैसे ही वो उन्होंने गुरुजी से अप्रोच किया, गुरुजी ने कहा कि उसको बोलो गो है, और शादी वहीं पे होनी है, इज अ वेरी गुड बॉय, वेरी गुड फैमिली। तो दिल्ली बैठे बैठे गुरुजी मतलब एक यंग गर्ल को पढ़ाई की ब्लेसिंग दे सकते हैं, मैरिज की ब्लेसिंग दे सकते हैं। और मेरी मदर ने खासतौर पे मुझे एक बात याद दिलाई थी कहने के लिए संगत में, शायद आप में से सुन रहे किसी संगत के लिए एक मैसेज हो, कि इन द इनिशियल डेज जब मैं स्टूडेंट होती थी तो मेरी मदर और फादर जैसे कि बोलते ही हैं, हमेशा गुरुजी से पूछते कि गुरुजी इसकी शादी करा दो, गुरुजी इसकी शादी करा दो। तो गुरुजी हमेशा मेरी तरफ देखते थे, और जैसे मैं उनके सामने साइलेंटली बैठती थी, बट मेंटली आई वाज नॉट रेडी, और मैं हमेशा ही मतलब मेरा नाम होता था। गुरुजी हमेशा बगैर मुझसे फिजिकली पूछे मेरे जवाब मेरे पेरेंट्स को देते थे कि नहीं अभी टाइम नहीं है, नहीं अभी ये करना नहीं चाहती। उनको हमेशा ही पता होता था। तो एक बात मैंने अपनी मदर से कही थी, उनको टालने के लिए एक बार ही कही थी कि गुरुजी से, माय मदर यूज्ड टू से कि आप बेटा आप शादी कब करोगे, आपको कर लेना चाहिए, अब यू नो टाइम इज राइट, ये वो। तो मैंने एक बार अपनी मदर को एक 20 पॉइंट्स की लिस्ट बना के मजाक में दी थी संगत जी कि नहीं मुझे ना मेरी रिक्वायरमेंट्स बहुत लॉन्ग है, तो आई नीड यू नो, मैं इन सब बातों में मानती नहीं हूँ, बट ऐसे अपनी मदर को थोड़ा बिजी रखने के लिए मैंने कहा कि यू नो बॉय शुड बी अ ब्राह्मण, ही शुड हैव अ सिस्टर, ही शुड बी नॉन स्मोकिंग, ही शुड हैव गॉन टू दिस यूनिवर्सिटी, ही शुड हैव डन दिस डिग्री, ही शुड बी वर्किंग हियर, ही शुड हैव दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड। मतलब मैंने सब एक लंबी 20 पॉइंट्स की वेरी डिटेल लिस्ट बना दी कि जैसे कोई इम्पॉसिबल लिस्ट हो, ताकि मम्मी थोड़ी बिजी हो जाए और बार बार मुझसे शादी का पूछना भूल जाए। यू वोंट बिलीव इट संगत जी, जब फाइनली गुरुजी ने ब्लेस किया शादी के लिए, तो जो मेरे देन और अब करंट और टर्न फ्यूचर हस्बैंड थे वो एग्जैक्टली उसी लिस्ट के क्राइटेरिया को मैच करते थे। तो जो बात मैंने अपनी मदर को कभी घर पे बताई होगी ऑलमोस्ट मजाक में, वो गुरुजी को कैसे पता लगी, उन्होंने कैसे ऐसा लड़का अरेंज किया, ये सब गुरुजी के मिरेकल्स हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी आपको क्या ब्लेस करना चाह रहे हैं।
हमें सिर्फ गुरु जी से डायरेक्टली कनेक्टेड रहना चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए और उनके बारे में कैसे इमोशनली हम उनसे कनेक्ट करें ये सोचना चाहिए। बाकी सारे आपके जो फिजिकल काम होते हैं लाइफ के, जॉब, पढ़ाई, मैरिज, चिल्ड्रन, उन सब के लिए गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं और बगैर मांगे ब्लेस करते हैं। अब गुरुजी ने मेरी शादी भी करा दी और अब ईयर 2007 आ गया जब गुरुजी ने समाधि ले ली। जब गुरुजी ने समाधि ली, क्योंकि हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है, हम फिजिकली लिमिटेड ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, तो नॉट ओनली मी, मेरी फैमिली में सब लोग एंड आई एम श्योर सारी संगत जी भी, उन्होंने गुरुजी को बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया। हमें ऐसा लगा जैसे हमारी जिंदगी में से पता नहीं बस लाइफ फोर्स मिसिंग हो गई है। और मैं लंदन में रहती थी उस समय और बहुत गुरुजी को मिस करती थी। और समाधि लेने से पहले गुरुजी ने मेरी मदर को एक सेवा दी थी। उन्होंने कहा था कि सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर। तो मेरी मदर ने हमारी होम कंट्री में जाके ये सेवा शुरू कर दी थी, लेकिन लंदन में ऐसा कोई सत्संग था नहीं। मैंने बहुत ढूंढा, मैंने सोचा और मैं बस रोती रहती थी घर पे गुरुजी को याद करके कि गुरुजी आप कहाँ गए, गुरुजी आप कहाँ गए। लेकिन गुरुजी तो कहीं नहीं गए, गुरुजी यही हैं हम सबके बीच एंड बिल्कुल ही बगैर फिजिकल लिमिटेशंस के। तो ये बात गुरुजी ने रियलाइज की एक रात को, ऑलमोस्ट गुरुजी की समाधि के 1 साल बाद गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने एक गाड़ी देखी जिसको गुरुजी चला रहे हैं और गुरुजी ने मुझे उसमें गाड़ी में बिठा लिया। अब इसका क्या मतलब होना था वो हमको अगले 5 साल में समझ में आया, बिकॉज उस ड्रीम दर्शन के तुरंत विदिन 6 मंथ्स मेरी सिस्टर ने मुझे लंदन में विजिट किया और उसने कहा कि हम गुरुजी को इतना मिस करते हैं, वहां मामा भी सत्संग करा रही हैं, हम यहाँ पे सत्संग करा लेते हैं। तो जो मेरी यंगर सिस्टर है उसको गुरुजी हमेशा देख के बोलते थे, हम दोनों को जब हम दरबार में आते थे गुरुजी हमेशा कहते थे कौन बड़ी, तू बड़ी की तू बड़ी, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली और हाइट में भी मैं अपनी सिस्टर से बड़ी हूँ, लेकिन स्पिरिचुअली मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी है। मैं बहुत सारी बातें अपनी सिस्टर से सीखती हूँ। तो संगत जी, मेरी यंगर सिस्टर ने, जिसको गुरुजी बड़ी सिस्टर बोलते थे, उसने आके लंदन में कहा कि सत्संग शुरू करते हैं। जब पहला सत्संग शुरू किया, सिर्फ मेरी सिस्टर, मैं और मेरे हस्बैंड थे हमारे घर में, हमने गुरुजी का सिंपल चाय, लंगर, प्रसाद, कड़ा प्रसाद बना के सत्संग शुरू किया। और हमने एक बात शेयर की अपनी मदर से कि आज हमने यहाँ लंदन में भी सत्संग शुरू किया है। उसके अगले हफ्ते मेरी सिस्टर चली गई वापस, वो यूएस में रहती है। तो मैंने गुरुजी से बात की मेंटली और मैंने कहा गुरुजी देखिए, आज मेरे हस्बैंड भी लेट आएंगे ऑफिस से, सिर्फ आप और मैं होंगे, तो नो प्रॉमिसेस, आज हम बैठेंगे आप और मैं, और लेकिन हो सकता है कि अगले हफ्ते मैं भी लेट हो जाऊं ऑफिस से, तो फिर अगले हफ्ते से नहीं करेंगे। ऐसा मैंने गुरुजी से मैं बात कर रही थी। और अगेन चाय प्रसाद बनाया, मंत्र जाप किया, कड़ा प्रसाद बनाया। उन दिनों तो खाना भी नहीं ठीक से बनाना आता था। तो ये हमारी स्टेज थी। उसके बाद संजय जी, समथिंग अमेजिंग हैपेंड। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगले हफ्ते कुछ कह नहीं सकते, क्या होगा, सत्संग होगा कि नहीं होगा। एंड गुरुजी अपने आप संगत के फोन आने शुरू हो गए। एक संगत आंटी, जिनको मैं बहुत टाइम से खुद फोन कर रही थी कि आपको कुछ सत्संग के बारे में पता है, उन्होंने खुद मुझे फोन किया, कहा आपने सत्संग शुरू कराया, अच्छा मैं इस हफ्ते आना चाहती हूँ। एक और अंकल थे, वो मेरे ही कॉलेज में स्टूडेंट थे, उनको भी मैंने बुलाने की कोशिश की थी पहले, उनका जवाब इतने दिनों तक नहीं आया। उन्होंने वापस फोन किया कि अगले सत्संग में आ रहा हूँ। एंड ऐसे करते करते पहले 3-4 जो गुरुजी की संगत चोजन थी, उन्होंने लंदन संगत में आके शिरकत की, हमारा सत्संग हुआ गुरुजी का। एंड उसके बाद दिस वाज द ईयर अप्रैल 2009। अप्रैल 2009 में गुरुजी ने सत्संग शुरू कराया ऑन अ थर्सडे इवनिंग। और उसके बाद फॉर 6 years टिल 2015, जब तक गुरुजी ने मेरा स्थान नहीं बदला, लंदन से मुझे सिंगापुर नहीं शिफ्ट किया, हर थर्सडे को शाम 7 बजे गुरुजी का सत्संग हुआ है। गुरुजी ने अपने आप ही सत्संग शुरू करा दिया। जो लंदन में हम लोग सत्संग ढूंढते रहते थे कि किसके साथ करें, ओवर दो 6 years गुरुजी ने पूरा गुरु परिवार बना दिया लंदन में। और इतने सारे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स शावर की लंदन संगत में, जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी कराई, जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे उनके बच्चे कराए, जिनकी मेजर डिजीज थी उनको क्योर किया। ये सारे संगत के मिरेकल्स हमने अपनी आंखों के सामने होते ऐसे प्ले आउट किए कि जैसे फिजिकली गुरुजी हमारे साथ उन संगत में थे, सत्संग में थे, कि जैसे जब हम एम्पायर स्टेट में जाते थे और गुरुजी के दर्शन करते थे, जब वो फिजिकली प्रेजेंट थे, हमने वो सारे गुरुजी के दर्शन लंदन में एक्सपीरियंस किए। और यहां से गुरुजी ने समझा दिया कि गुरुजी इज नॉट लिमिटेड बाय फिजिकल स्पेस। गुरुजी किसी स्थान,
या किसी एक जगह पे नहीं है। गुरु जी भगवान है, वो हर स्थान पे और हर जगह में है। ड्यूरिंग दिस टाइम जो 6 साल गुरु जी ने सत्संग की सेवा दी लंदन में, हर थर्सडे सत्संग चलाए। इस दौरान मैं मैरिड भी हो गई, मेरे 2 बच्चे गुरु जी की ग्रेस से भी हुए। और दोनों दौरान जैसे कि आप जानते हैं, कभी हॉस्पिटल जाना होता है डिलीवरी के लिए, कभी 40 डेज के हमारे वहाँ एक प्रथा है। लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम गुरु जी अपने आप ही संगत भेजते रहे। गुरु जी ब्लेस द लंदन संगत, वो आते रहे, वो गुरु जी की सेवा करते रहे। हम में से कोई भी कुछ नहीं कर रहा था, सब कराने वाले गुरु जी थे। हमारा कोई उसमें श्रेय नहीं है, लेकिन कोई अपनी मर्जी से सत्संग में आ नहीं सकता, कोई अपनी मर्जी से सत्संग करा नहीं सकता, और कोई अपनी मर्जी से सत्संग पे जा नहीं सकता। आपकी ये सारी जो 3 चीजें हैं सत्संग रिलेटेड, ये कंप्लीटली गुरु जी के कंट्रोल में है। हमारा सत्संग में आना या किसी का भी आना, सत्संग करवाना और सत्संग को जितनी टाइम तक आप अटेंड कर पाते हो, ये सारी चीजें गुरुजी प्री डिटर्मिन करके भेजते हैं, उनके हाथ में होती है। तो बहुत बड़ी महा ब्लेसिंग होती है सत्संग अटेंड कर पाना। और यही एक चीज है जो हमें गुरुजी से मांगनी है कि गुरुजी प्लीज हमें सत्संग अटेंड कराते रहिए, हमें सत्संग में रखिए, आपके साथ जूम पे रखिए, अपने घर में, अपने स्थान, पूजा के स्थान पे रखिए, कहीं पर भी रखिए। फिजिकली बड़े सत्संग जब होते थे उनमें रखिए, लेकिन प्लीज गुरुजी हमें जोड़े रखें, हमें आपका दर्शन होता रहे, हम आपसे कनेक्टेड होते रहे डायरेक्टली। तो शॉर्ट में एक और सत्संग, 2 सत्संग है रिलेटेड टू मेरे दोनों बच्चों के नाम। जब मेरा पहला बेबी होने वाला था तो गुरुजी ने मेरा बर्थडे 12 अक्टूबर को होता है। गुरुजी ने ईयर 2010 12 अक्टूबर को मेरी सिस्टर को दर्शन दिए रात को 3 बारी। वो यूएस में रहती थी, मैं लंदन में रहती थी, और उसको दिखाया कि मेरे पास एक बेबी है। तो सुबह बर्थडे विश करने के लिए जब मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल किया तो उसने कहा कि हैप्पी बर्थडे, और एक बर्थडे गिफ्ट है गुरुजी की तरफ से। एंड मैंने मेरे गुरुजी के दर्शन हुए हैं कल रात को, और गुरुजी ने ऐसा ऐसा दिखाया है कि यू आर हैविंग अ बेबी। तो मैंने हंस के अपनी सिस्टर को टाल दिया और कहा ऐसी कोई बात नहीं है, डेफिनेटली ऐसी कोई बात नहीं है, बट थैंक यू, हैप्पी बर्थडे की विशेष लेके मैंने कुछ नहीं सोचा। संगत जी, फ्यू मंथ्स लेटर व्हेन आई कंसीव्ड, आप तो जानती हैं जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको एक एक्सपेक्टेड ड्यू डेट बताते हैं जो कि आपकी फाइलों में और रिपोर्ट्स पे रहती हैं, और बेबीज यूजुअली उसके आगे पीछे आते हैं, बट एक एक्सपेक्टेड ड्यू डेट रहती है आपकी फाइल में। यू वोंट बिलीव इट, जो मेरी फाइल में हमेशा ही मेरी ड्यू डेट रही विच वाज 12 अक्टूबर 2011। सो इन अदर वर्ड्स एग्जैक्टली 1 साल बाद जो चीज होने वाली थी वो 1 साल पहले मेरे बर्थडे पे गुरुजी ने मेरी सिस्टर को दिखा दी थी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसके 1 महीने पहले से ही मेरी मदर आ गई और चुपचाप घर में बैठी रहती थी। तो मैं उनके ऊपर हंसती थी और कहती थी मम्मी आपको थोड़ा देर से आना था ताकि आप थोड़ा देर से रुकते, इतनी जल्दी आके आप क्यों आ गए हो, मतलब अगर आप लिमिटेड टाइम के लिए आए हो, अगर आप बहुत ही टाइम के लिए रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना मम्मी मेरे साथ कहीं जाती थी, ना कोई वॉक पे जाती थी, ना कहीं उनका जाने का मन होता था। मैं उनसे कहती थी मेरे फ्रीडम के आखिरी दिन है तो आप चलिए मेरे साथ, हम कुछ आउटिंग करते हैं, कहीं बाहर जाते। बट वो सारा टाइम घर पे बैठी रहती थी और कहीं बाहर भी जाती तो चुप चुप रहती थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया और हम लोग डिलीवरी के दिन हॉस्पिटल पहुंच गए। जब हम हॉस्पिटल पहुंच गए तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरी लेबर में एक कॉम्प्लिकेशन आ गई। जहां सब कुछ स्मूथली जा रहा था, सडनली उन्होंने कहा कि बेबी का हार्ट बीट नहीं मिल रहा है और मुझे इमरजेंसी के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मेरे हस्बैंड से पेपर साइन करा लिया है। मेरी मदर थ्रू आउट दिस टाइम ऑपरेशन थिएटर तक जाने तक मेरे साथ रूम में थी, बट ऑपरेशन थिएटर में जब मैं गई तो मुझे आवाजें आने लगी कि बेबी का हार्ट बीट नहीं मिल रहा, इमरजेंसी इमरजेंसी अलार्म बज रहे थे। तो मैं ना कांपने लगी और कांप के मैं जो ऑपरेटिंग ट्रॉली होती है उससे मेरी ना शरीर ऊपर बार बार हिलने लगा। तो उस समय मुझे किसी की आवाज आई बड़ी काइंडली कि अगर आप स्ट्रेस करोगे तो आपका बेबी भी स्ट्रेस करेगा। तो मेरी बात समझ में आ गई कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। और मुझे फिर ध्यान आया, क्योंकि हम लोग लेबर रूम में गुरुजी के शब्द सुन ही रहे थे, मंत्र जाप चल रहा था, कि यहाँ ऑपरेटिंग थिएटर में मेरे पास गुरुजी की ना फोटो थी ना कुछ था। मैंने तुरंत आंखें बंद की और मैंने गुरुजी से कनेक्शन किया। और मैंने उस समय कुछ प्रे भी नहीं किया क्योंकि आप इतने घबराए होते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, बट मैं सिर्फ गुरुजी के ध्यान किया और गुरुजी से कनेक्ट हुई। दूर से कुछ आवाजें आई और जैसे जैसे डॉक्टर्स ने कहा वैसे मैंने किया और बेबी वॉज बॉर्न। तो मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैंने सुना था कि अगर बेबी को हार्ट ब्रेक की या कोई ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उनकी डेवलपमेंट पे या बेबी नॉर्मल नहीं होता या कुछ भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ऐसे मुझे कुछ घबराहट थी। तो जब तक बेबी मेरे हाथों में नहीं आया मैं थोड़ी घबराई हुई थी।
लेकिन जैसे गुरुजी के काम होते हैं, जैसे ही बेबी आया तो डॉक्टर ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बेबी बॉय हुआ है, परफेक्टली नॉर्मल, 10 on 10 एक स्कोर होता है आपका का। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा पर डॉक्टर मैं तो इतनी घबराई हुई थी, आपने कहा था कि हार्ट बीट नहीं मिल रहा। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ हमें भी समझ में नहीं आया प्रॉब्लम क्या हुई, हमें लगता है कि मशीन मैल फंक्शन हो गई। लेकिन संगत जी, मशीन मैल फंक्शन होना ना होना तो एक बात है, लेकिन गुरुजी पे आपने जहाँ ध्यान लगाया है वो गुरुजी आपकी अरदास कभी खाली नहीं जाने देते। मैंने तो उसी समय ध्यान लगाया जब सारी प्रॉब्लम आ चुकी थी, बट जो मेरी मदर ने हमें बाद में शेयर किया, उनको मेरी डिलीवरी से 1 महीने पहले गुरुजी ने दर्शन देके दिखा दिया था कि कुछ इमरजेंसी होने वाली है, कुछ पेपर साइन होंगे। तो माय मदर हैड अंडरस्टूड कि कोई कॉम्प्लिकेशन आने वाली है, तो वो 1 महीने से आके लंदन में हमारे साथ रह के सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करी थी। मंत्र जाप में इतना पावर होता है कि कोई न्यू लाइफ जो आने वाली होती है, अगर उसके साथ भी एसोसिएटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं तो वो पहले से ही गुरुजी टाल देते हैं। तो मेरी मदर ने सिर्फ और सिर्फ, वो कहती है, 1 महीने मंत्र जाप किया, इसलिए वो इतनी साइलेंट रहती थी। और मंत्र जाप से वी बिलीव कि मेरा बेटा गुरुजी की ग्रेस से, सिलेक्टेड सोल्स होते हैं जो बच्चे गुरुजी की ग्रेस से आते हैं, और थैंक्स टू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि उन्होंने ये प्रसाद मुझे दिया। और इस समय एक और बात हुई कि गुरुजी ने डिलीवरी के समय उसका नाम भी दिखाया। हमने 3 नाम सिलेक्ट किए थे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और उन 3 नामों में से सारे 3 नाम गुरुजी ने दिखाए जैसे मूवी स्क्रीन पे आते हैं और चले जाते हैं गुरुजी की मूर्त के सामने। और एक बेबी था और उसके सामने एक नाम आके रुका, और फिर वही नाम ईशान हमने हमारे बेबी बॉय का रखा। ऐसे ही जब मेरी डॉटर पैदा हुई तो गुरुजी के का संकेत एक्सपेक्टेड था, और हम बहुत पॉजिटिव और होपफुल थे कि गुरुजी नाम बताएंगे। लेकिन मेरी मदर ने एक चीज कही डिलीवरी के एक दिन पहले, उन्होंने कहा कि गुरुजी नाम क्यों बताएंगे, क्योंकि गुरुजी तो ऑलरेडी एक नाम दे चुके हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा गुरुजी ने कब नाम दिया? तो मेरी मदर ने एक बात याद दिलाई कि मेरे गुरुजी ने ना मेरी मदर का नाम गौरी आंटी रखा हुआ है, तो मेरी मदर इज नोन एज गौरी आंटी। गुरुजी ने उनका नाम चेंज किया है, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक नाम दिया था मम्मी को कई साल पहले जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू किया था, दैट वाज मीरा। तो उस समय मेरी मदर, मतलब फॉर एनी रीजन उन्होंने कुछ सोचा होगा या झिझक थी, बट उन्होंने नाम चेंज नहीं किया। एंड फाइनली गुरुजी जब टाइम आया चेंज करने का नाम, तब गुरुजी ने नाम गौरी रख दिया। सो ऐसे मेरी मदर का नाम तो चेंज था, तो मेरी मदर ने मुझे याद दिलाया मेरी डॉटर के होते समय कि एक नाम गुरुजी दे चुके हैं, वो है मीरा। तो बट मैं मानने को तैयार नहीं थी, मुझे लगा कि नहीं गुरुजी को इंडिकेशन देंगे, क्योंकि मेरा मन था मेरी डॉटर को नूर नाम देने का, बिकॉज एज वी नो नूर मीन्स लाइट, और मुझे नाम का मीनिंग बहुत पसंद था। तो मैं होप कर रही थी कि सब अग्री कर जाएंगे फैमिली में नूर नाम रखने के लिए, या गुरुजी अपने आप से ही मोहर दे देंगे नाम रखने की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 दिन हो गए, मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब बेबी को घर जाना है, आपको नाम बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा गुरुजी आपने क्यों नाम नहीं दिया? मैं डायरेक्टली उनसे बात कर रही थी अपने आप ही हॉस्पिटल रूम में। तो मैं, जैसे कि होता है, मैंने कहा चलिए एक बार चेक करते हैं, शायद मम्मी की बात सही थी, गुरुजी नाम दे चुके हैं इसलिए इस बार नाम नहीं बता रहे। तो मैंने अपने फोन पे गूगल में खोला और देखा, और जो पहली मीरा नाम की स्पेलिंग आई मेरे सामने, दैट वाज MEIRA, नेम मीनिंग इन हिब्रू लाइट, इसका मतलब है रोशनी। तो ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि गुरुजी ने जो नाम का मीनिंग मुझे चाहिए था वो मीरा नाम में ही दिखा दिया। उसके बाद मैं कभी भी गूगल पे जाऊं और सर्च करूं वो सेम रिजल्ट आता नहीं है, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि इसी चीज को देख के फिर मेरी बेटी का नाम, अब गुरुजी का देवा नाम मीरा है। शुक्राना गुरुजी। और अब नाम से रिलेटेड जो हमारे पास रिमेनिंग समय है उसमें मैं एक अपनी मदर का सत्संग शेयर करना चाहूंगी। गुरुजी किसी वजह से नाम चेंज करते थे। वो हमेशा मेरी मदर से कहते थे कि अपना टेवा किसी को भी दिखा ले, 55 साल के बियॉन्ड तेरी लाइफ नहीं है। तो मेरी मदर की रियली और जन्म कुंडली में बहुत लंबी लाइफ लिखी नहीं थी। शी वॉज अवेयर ऑफ दिस, पर उन्होंने ये बात हमसे शेयर की नहीं थी। ऑन Feb 3rd of 2019 मैं ऑस्ट्रेलिया एक हॉलिडे के लिए गई थी सिंगापुर से। मेरी सिस्टर यूएस में थी और मेरे पेरेंट्स इंडिया में थे किसी काम से, और उस दिन उनको फ्लाइट पकड़ के वापस कुवैत जाना था जहां रहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, शाम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया टाइम मैंने एक रेस्टोरेंट में एंटर किया जहाँ शिव भजन चल रहे थे। तो ये पहला संकेत था गुरुजी की प्रेजेंस का, जो कि आप ऑस्ट्रेलिया में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम किसी बहुत दूर जगह गए थे, और विद इन 15 मिनट्स मेरे डैड का फोन आया कि बेटा आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, डॉक्टर्स ने कहा है कि कोई उम्मीद नहीं है, आप लोग
फैमिली को बुला लीजिए। आई वाज शॉक्ड, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो शॉक क्या था कि मदर को एकदम से सडनली क्या हो गया। मैं इतनी शॉक में थी कि मेरे हस्बैंड ने फ्लाइट बुकिंग की और अपने मन को शांत करने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से कुवैत तक पहुंचना एक और 20 घंटे 24 घंटे की जर्नी होने वाली थी और तब तक कोई न्यूज नहीं आने वाली थी, कुछ नहीं। मैंने अपने मन को काम करने के लिए गुरुजी की ग्रंथ पढ़ने का सोचा, लेकिन गुरुजी की ग्रंथ मेरे पास थी नहीं, मैं ट्रैवलिंग में थी, मंदिर से लेके नहीं आई थी अपने साथ। तो मैंने सोचा मैं ऑनलाइन पढ़ूंगी गुरुजी के वेबसाइट पे। और जो मैंने पहला गुरुजी का सत्संग उस दिन जाके उस वेबसाइट पे पढ़ा, जो कि मैंने सोचा था कि जो पहले पेज पे पहला सत्संग खुलेगा, मैं कोई वहम नहीं पालूंगी, कोई सिलेक्शन नहीं करूंगी, जो पहला पहला खुलता गया लिंक वहीं पे हम पढ़ते जाएंगे। और जो पहला लिंक खुला गुरुजी की, जो सेकंड उन्होंने इंडिकेशन दी अपनी प्रेजेंस की, वो सत्संग वाज लेबल्ड गुरुजी गिव्स माय मदर अ न्यू लाइफ। अब हमने फ्लाइट बोर्ड की और ऑस्ट्रेलिया से सिंगापुर तक आधे रास्ते जब पहुंचे तो घर फोन किया पता करने के लिए, तो पापा ने कहा बेटा शी हैज बीन प्लेस्ड ऑन एक्मो। गूगल जिंदाबाद। जब हमने एक्मो देखा तो पता लगा दैट इज आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना डर भी लग रहा था और शॉक में भी थे। मंत्र जाप करते करते वो लंबी फ्लाइट दी थी और हम लोग पहुंच गए वापस कुवैत। मैं, मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सब मेरे फादर के पास पहुंच गए। मॉम को जब हमने आईसीयू में देखा, उनके सर से लेके पांव तक इतनी ट्यूब्स लगी थी कि देखना भी मुश्किल था और मंत्र जाप के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते थे। हमें तो आईसीयू में जाना भी अलाउड नहीं था। हम बस घंटों बाहर आईसीयू के बैठ के वेट करते रहते थे कि कोई न्यूज देंगे डॉक्टर, बट रोज डॉक्टर्स न्यूज देते थे कि नो इम्प्रूवमेंट। उनकी लंग्स 100% ऑलमोस्ट 100% फेल हो चुकी थी, काम ही नहीं कर रही थी, इसलिए उनको एक आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट जो लंग्स को बाईपास करती थी वो लगाया गया था। 2 दिन बाद मेरी मदर का हम मोबाइल लेके घूमते रहते थे, क्योंकि मदर तो थी नहीं, तो पता नहीं फॉर सम रीजन उनका मोबाइल हमारे पास था, उसमें बैटरी भी थी समहाउ, और वो फोन बजा और एक अंकल का फोन आया हरियाणा से। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, उन्होंने कहा कि आप गौरी त्यागी की फैमिली से बोल रहे हैं। तो हमने कहा जी, लेकिन वो इस वक्त बहुत बीमार है, वो फोन पे नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप फैमिली मेंबर होके भी हेल्प कर सकते हो। एक्चुअली हरियाणा गजेट ऑफिस से बोल रहा हूँ और उनके नाम चेंज का एक लास्ट ऑफिशियल स्टेप रह गया था, तो उसकी पेमेंट हमको क्लियर नहीं हुई थी, क्या आप पेमेंट भिजवा सकते हैं? संगत जी, इमीडिएटली वी रियलाइज गुरुजी की जो बात थी नाम चेंज करने की, कि ऑलमोस्ट जो सब लोग मेरी मदर को गौरी आंटी के नाम से जानते थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था नेम चेंज। तो हमने इमीडिएटली ये चीज सॉल्व की और मेरी मदर का जो रिकवरी प्रोसेस था, गुरुजी की ग्रेस से मम्मी को न्यू लाइफ उन्होंने देनी चाहिए थी, ये बात तो क्लियर थी। लेकिन जो हम आपको स्टेप्स बता सकते हैं उसमें से नेम चेंज जिस दिन फाइनल हो गया वो था 13 फरवरी के करीब। हरियाणा गजेट ऑफिस से हमको एक मैसेज आया कि अब आप पब्लिश नेम देख सकते हैं, विच इज द लास्ट ऑफिशियल स्टेप ऑफ नेम चेंज। वो आया, हम खुशी खुशी वो लेके गए कि मम्मा को एक माइक होता था, आप उसके थ्रू थोड़ी देर के लिए फोन पे मदर से बात कर सकते थे आईसीयू के थ्रू विजिटिंग आवर्स में। हमने सोचा हम बताएंगे हमने क्या अमेजिंग चीज देखी उस दिन। 2 हफ्ते बाद हमारी मदर, मैं और मेरी सिस्टर देख के हैरान हुए, बैठी हुई थी और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ फिजियोथेरेपी कर रही थी। उनको ट्यूब्स उतनी लगी हुई थी, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी ट्यूब्स लगी थी, बट वी सॉ हर सिटिंग अप। पहला इंडिकेशन गुरुजी की तरफ से कि चीजें ठीक हो सकती हैं। अगेन उस चीज में बहुत लंबा टाइम लगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि गुरुजी नाम चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज करके न्यू लाइफ दे सकते हैं। वी फर्मली बिलीव कि मेरी मदर को एक कंप्लीट न्यू लाइफ गुरुजी ने दी है। एंड ऑल आई कैन टेल यू इज कि इस दौरान हमारी फैमिली ने सिर्फ गुरुजी को प्रे किया है। 2 महीने वो हॉस्पिटल में रही, उसमें से ऑलमोस्ट 1 महीना आईसीयू में और 1 महीना वार्ड में। और आईसीयू के समय जितने टाइम वो थी, हम तो उससे मिल नहीं सकते थे, और जो जब वार्ड में भी आ गई, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप चलता था या शब्द चलते थे। और सिर्फ जब विजिटिंग वाली सिचुएशन हो गई वार्ड में, तब रोज जो संगत जी हमारे फैमिली फ्रेंड या जो भी थे मिलने आते थे 5-10 मिनट के लिए भी, हम उसमें सत्संग करते थे। कोई चाय प्रसाद बना के लेके आता था, गुरुजी कहते ही थे, फोटोग्राफ में वो खुद मौजूद हैं, और हॉस्पिटल में भी सत्संग होता था। सो आप गुरुजी में अपना ध्यान लगाइए, आप गुरुजी की बाह पकड़िए,
लेकिन मंत्र जाप एनी टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है और उनसे कनेक्ट होना है, और इसका एकमात्र माध्यम है अपने आप डायरेक्टली, बगैर आपको किसी और चीज के और सहारे की जरूरत, मंत्र जाप कीजिए, गुरु जी से डायरेक्टली बात कीजिए। मेंटली आपको मन में जो भी चल रहा है बताना है, वैसे तो गुरु जी खुद ही जानते हैं, लेकिन पाठ करने का एक ये भी तरीका है कि आप गुरु जी से बातें कीजिए और आपका 5, 10, 15, 30 मिनट का भी पाठ कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। और आप इसमें आपसे गुरु जी से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, सारी अचीवमेंट शेयर कर सकते हैं, जो कुछ भी आप फेस कर रहे हैं वो सब अपना बेस्ट फ्रेंड, अपने फादर, अपने मदर, अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड, अपने ब्रदर सिस्टर समझ के, गुरु जी को अपना सब कुछ समझ के आप उनसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, डॉक्टर्स अपना एक काम करते हैं और फैमिली मेंबर्स प्रेयर के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम तो कुछ भी नहीं कर सके थे मेरी मदर के लिए, लेकिन जब हम कुछ ना कर सके, जब हम अपनी मदर के पास भी नहीं थे, उस समय उनको मौत के मुंह से वापस बचा के नई जिंदगी देने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरु जी है। सो अगर गुरु जी किसी को न्यू लाइफ दे सकते हैं, आने वाली न्यू लाइफ के ऊपर जो संकट है उसे टाल सकते हैं, तो गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम गुरु जी से फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीजें मांगने की बजाय उनसे असल चीज मांगे, वो है नाम। उनसे कनेक्ट करें मंत्र जाप के थ्रू, और जितनी श्रद्धा से हो सके उनका सत्संग अटेंड करें, अपने आप अकेले या फिजिकली संगत के साथ या जूम पे। आजकल तो ऑनलाइन पूरी दुनिया में सत्संग चल रहे हैं। और चाय प्रसाद पीजिए, ये ब्लेसिंग है, ये हीलिंग है। लंगर प्रसाद खाइए, ये ब्लेसिंग है, ये हीलिंग है। गुरु जी के बताए हुए बेस्ट पार्ट ये था कि कोई बहुत बड़े प्रवचन नहीं थे, लेकिन गुरु जी आपको नाम से, मंत्र जाप से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इतना हील कर देते हैं और आपको इनसाइड आउट पहले नींबू की तरह कई इंस्टेंसेस में निचोड़ के लेकिन ब्रांड न्यू बना देते हैं एज अ स्पिरिचुअली वर्दी डिसाइपल, ताकि आप उनका अच्छे स्टूडेंट गुरु जी के बन सकें और यही बात और संगत से शेयर कर सकें, ताकि और हम सब संगत एक साथ गुरु जी से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं इस चीज को हम बनाए रखें। सो विद दैट आई वुड लाइक टू रैप अप एंड से शुक्राना टू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने एक एक ब्लेसिंग जो हम सबको दी है उसके लिए शुक्राना, एक एक आपकी रहमतों के लिए शुक्राना। लेकिन आपने जो भी ब्लेसिंग, जो भी मांगी हुई चीज नहीं दी है उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि आप हमारे लिए बेटर जानते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है लॉन्ग रन में, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमारी सोल की ग्रोथ के लिए। और प्लीज गुरु जी हमें ब्लेसिंग दीजिए कि हम नाम जप करते रहें, मंत्र जाप करते रहें, आपसे कनेक्ट करते रहें और सत्संग में जितना हो सके पार्टिसिपेट कर सके, या वन ऑन वन आपके साथ, या सत्संग में लाइव जुड़ के ऑनलाइन, या फिजिकली सत्संग ऑर्गेनाइज करके। बिकॉज हम और कोई भी काम कर लें लाइफ में गुरु जी, जॉब, पढ़ाई लिखाई, फैमिली की सेवा, वो सब एक तरफ है, लेकिन आपके साथ जो हमारा कनेक्शन है वो डिवाइन है, वो इटर्नल है, वो हमेशा रहना है। और हमें अपने सोल के लिए प्लीज अपने से कनेक्टेड रखिए। और इसके साथ मैं एक चीज सॉरी संगत जी बताना भूल गई थी, जो मैं बताना चाहूंगी जाते जाते, कि गुरु जी ने एक बात इवन एज अ यंग गर्ल मुझे बार बार बुला के जो अपने वर्ड से समझाई थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी हमेशा कहते थे कि फैमिली में माँ बाप बच्चों की सेवा करें, बच्चे मिलके माँ बाप की सेवा करें, तब जाके गुरु बीच में बैठता है। और एक और बात वो बताते थे कि जैसे आप अगर घर पे लड़ाई करके सत्संग में आके अटेंड कर रहे हैं तो उस दिन ब्लेसिंग 0 है। ये दो बातें हैं जो गुरुजी बार बार मुझे बुला के, जैसे कि मैंने आपसे कहा यूजुअली फैमिली से बात करते थे, लेकिन बार बार गुरुजी बुला के बाद समझाते थे। तो मुझे लगता है कि ये एक मैसेज है सारी संगत के लिए कि अगर हम फैमिली में एज ए यूनिट एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, यही गुरुजी का बताया हुआ उपाय है, तब गुरुजी प्रसन्न है, तब गुरुजी हम सबके बीच में बैठे हैं और तब गुरुजी हमारी फैमिली यूनिट को चला रहे हैं। सो शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही हम सबको आपसे जुड़े रखना और हमारी इंडिविजुअल सबकी सारी संगत की फैमिली यूनिट्स में आप हमेशा विराजमान रहें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।